हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दानिश है और आज मेमर थिंकर की तरफ से हम आपके लिए इस वीडियो लेक्चर सीरीज में लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसके अंदर हम जानेंगे मार्केट के अंदर फेमस इंटेल कंपनी के i3, i5 और i7 प्रोसेसर्स क्या होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है। अक्सर ऐसा होता है कि आप मार्केट में जाते हैं लैपटॉप लेने के लिए, डेस्कटॉप लेने के लिए, तो वहाँ पर हमें सिलेक्शन करना होता है कि साहब हम कौन सा सीपीयू परचेज़ करें। i3 इनेबल्ड लैपटॉप लें या i3 इनेबल्ड डेस्कटॉप लें या i5 इनेबल्ड डेस्कटॉप लें या i7 लें। अक्सर बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को। दरअसल वो डिफरेंस नहीं जानते और जब भी आप जाएंगे मार्केट में तो सेल्समैन आपको कोशिश करते हैं महंगा और नया मॉडल बेचने की। हालांकि कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप जब लिया जाता है तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। आप एक नॉर्मल सर्फिंग करते हैं तो आपको बहुत हाई एंड कन्फिग्रेशन लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत हाई एंड कन्फिग्रेशन डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपका काम एक नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप से चल सकता है। तो ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हम डिसाइड करते हैं, अपना यूज़ डिसाइड करते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है प्रोसेसिंग कि हमारा सिस्टम किस स्पीड से प्रोसेस करता है, कितना फ़ास्ट है, कितना रिलायबल है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं अल्टीमेटली सिस्टम के अंदर जो मेजर किए जाते हैं, वो आपके प्रोसेसर की स्पीड से मेजर किए जाते हैं। अब प्रोसेसर क्या है, आप लोग उससे वाकिफ़ होंगे, मैं फिर भी आपको एक थोड़ा-सा हिंट दे दूँ कि मशीन के अंदर हमारे पास लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर एक चिप होती है जिसका काम होता है कंप्यूटेशन करना और उस चिप को हम कहते हैं प्रोसेसर। स्क्रीन पर आपके सामने मैंने 3 प्रोसेसर की सीरीज़ के पिक लगा रखे हैं, इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5 और इंटेल कोर i7। तीनों ही मार्केट में इंटेल कंपनी की बहुत फेमस सीरीज़ हैं जो कि लैपटॉप्स और डेस्कटॉप दोनों के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम चलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चूज़ करना है, i3, i5 या i7। और ये तो हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हम इन तीनों के बारे में डिटेल से जान पाएंगे। तो आइए जानते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन। लेकिन आगे जाने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल एंटिटीज़ समझनी होंगी, क्योंकि इन्हीं टर्म्स के बेस पे आप डिफाइन कर पाएंगे, आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आप जान पाएंगे कि कौन सा मॉडल प्रोसेसर का आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने स्क्रीन पर। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोर क्या होता है। अक्सर मार्केट में आप जाएंगे तो आपसे जो भी सेल्समैन होंगे किसी शोरूम पर, वो आपसे कहेंगे कि साहब आप डुअल कोर ले लीजिए, क्वाड कोर ले लीजिए, ऑक्टा कोर ले लीजिए। तो ये कोर वर्ड जो है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसर में, हम ये जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लॉक स्पीड क्या होती है। अक्सर लोग आपसे कहेंगे कि हाई क्लॉक स्पीड का सिस्टम आप प्रेफर कीजिए, आपका सिस्टम ज़्यादा फास्ट चलेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कैश मेमोरी का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेमोरी इन टर्म ऑफ सिस्टम और योर लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो हम ये भी जानेंगे कि कैश मेमोरी क्या होती है, कैसे काम करती है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, हम क्यों प्रोसेसर चूज़ करते हुए इसे प्रायोरिटी देते हैं, हम क्यों इसको प्रेफर करें। चौथा है आपका टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि एक फेमस टेक्नोलॉजी है प्रोसेसर्स के फील्ड में, चिप्स के फील्ड में। एंड लास्ट वन इज हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। तो ये 5 जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन पुट अप किए हैं, ये 5 जो पैरामीटर हैं, जब आप इनकी डेफिनेशन समझ जाएंगे तो आप डिफरेंशिएट करने लायक हो जाएंगे कि आपको i3, i5 और i7 किस लेवल पे डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। आप खुद एक डिसीजन ले पाएंगे कौन सा बेटर और कौन सा बेटर नहीं है आपके लिए। तो ये सब चीज़ डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तभी आप कोई सूटेबल प्रोसेसर अपने लिए चूज़ करेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोसेसर ऑप्ट करते हैं, बाय आउट करते हैं, तो वहाँ पर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और हर रिक्वायरमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। तो जो भी आपकी फिजिबल कॉस्ट है जिसके अंदर आप परचेज कर सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है, इन दोनों चीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम अपने सीपीयू का या प्रोसेसर का सिलेक्शन करेंगे आने वाले टाइम पे। तो चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से पैरामीटर्स आगे डिफाइन होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कोर इन अ प्रोसेसर। एक प्रोसेसर के अंदर कोर क्या होता है, कोर नाम का कीवर्ड हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी है बहुत सिंपल सी। अ कोर इज अ यूनिट फ्रिक्वेंटली नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग आवर कंप्यूटेशनल टास्क। देखिए, प्रोसेसर का बेसिक जो वर्क होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कंप्यूटेशन करना होता है। आप एक लैपटॉप पर बैठे हैं, डेस्कटॉप पे बैठे हैं, आप उसके अंदर सॉन्ग भी सुन रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं, आप फेसबुक पर सोशल साइट पे अपना अकाउंट भी सर्फ कर रहे हैं, आप किसी पेन ड्राइव को एंटीवायरस से स्कैन भी कर रहे हैं। ये सारे के सारे आपके टास्क हैं और इनमें कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो काम आपका कंप्यूटेशन रिलेटेड है या एग्जीक्यूशन जो आपका किसी भी प्रोसेस का होता है, वो
टोटली डिपेंडेंट होता है आपके सीपीयू पे या आपके प्रोसेसर पे। अब कोर क्या है, हम जनरली कोर और सीपीयू को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि हम या तो कोर कहते हैं या सीपीयू कहते हैं। तो सीपीयू आपका एक एक कलेक्टिवली मल्टीपल कंपोनेंट्स से मिलके एक सिंगल यूनिट बना है जो कि आपके मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है। तो इसको हम अक्सर कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सीपीयू। कि साहब आप कौन सा सीपीयू इस्तेमाल कर रहे हैं, आई3 कर रहे हैं, आई5 कर रहे हैं, आई7 कर रहे हैं। तो सीपीयू जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपने टास्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिस्टम पे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अब मार्केट के अंदर कोर क्या है, तो मैंने आपको ही बताया कोर हम एक सीपीयू को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास अगर एक सीपीयू तो हम कहेंगे सिंगल कोर है, हमारे पास अगर दो सीपीयू तो हम कहेंगे डबल कोर है, ड्यूअल कोर है। ठीक है, हम अगर हमारे पास चार सीपीयू हम कहेंगे क्वाड कोर है। तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि एक ड्यूअल कोर के अंदर दो सीपीयू होते हैं, क्वाड कोर के अंदर चार सीपीयू होते हैं और ऑक्टा कोर के अंदर आठ सीपीयू होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये डुअल कोर में दो सीपीयू हैं, क्वाड कोर में चार सीपीयू हैं, जो ऑक्टा कोर में आठ सीपीयू हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन आठ सीपीयू को अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में मदरबोर्ड के ऊपर अलग अलग जगह प्लेस करेंगे, नहीं। हमारे पास एक सिंगल चिप होती है और उस सिंगल चिप पर ही ये सारे सीपीयू जो होते हैं आपके एलोकेटेड होते हैं, उस पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो सीपीयू एक चिप के ऊपर दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कंपनी है, इंटेल, एएमडी, बहुत सारी कंपनी आपके प्रोसेसर बनाती हैं, तो वो किस तरीके से उन्हें मैनेज करती हैं एक ही चिप के ऊपर। आगे हम देखेंगे कैसे काम करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्लॉक स्पीड है प्रोसेसर के अंदर। क्लॉक स्पीड क्या होती है और ये हमारे लिए क्यों मायने रखती है। देखिए, किसी भी प्रोसेसर की स्पीड जो है वो उसकी क्लॉक साइकिल से डिटरमाइन की जाती है, निकाली जाती है कि हाँ किस तरीके से आपका प्रोसेसर कितना फास्ट है, ये उसकी क्लॉक स्पीड बताएगी। अब क्लॉक साइकिल क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन टू पल्सेस ऑफ एन ऑसिलेटर। बस मैं आपको बहुत सिंपल लफ्जों में समझाना चाहूंगा। एज ए नेव यूजर अगर आप समझना चाहते हैं क्लॉक स्पीड का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप ध्यान रखें जितनी ज़्यादा आपकी क्लॉक स्पीड है उतना ज़्यादा तेज़ी से आपका प्रोसेसर आपके प्रोसेसेस को कंप्यूटर में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में एग्जीक्यूट करेगा। आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है अगर आपकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, अक्सर मार्केट के अंदर जो हम क्लॉक स्पीड को मेजर करते हैं वो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में करते हैं। मेगाहर्ट्ज में पहले क्या करते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो क्लॉक स्पीड है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम उसे गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। आप मार्केट में जब ऑनलाइन कहीं स्टडी करेंगे किसी सीपीयू के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जाके आप किसी लैपटॉप की, डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो वहाँ पे आपको दिखाता है कि आपके ये डुअल कोर सीपीयू है, क्वाड कोर सीपीयू है, जिसकी क्लॉक 2.3 गीगाहर्ट्ज है या 3.4 गीगाहर्ट्ज है या 4 गीगाहर्ट्ज है या 3.8 गीगाहर्ट्ज है। इस तरीके से ये क्लॉक स्पीड है, ये दरअसल हमें बता रही है कि कितनी तेजी से हमारा सिस्टम जो है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकता है। दरअसल क्लॉक स्पीड को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स अ प्रोसेसर कैन मैनेज इन अ सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर आप कितनी साइकिल्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, कितनी कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं दरअसल। तो ये आपकी क्लॉक स्पीड इस तरीके से डिफाइन होती है। फिलहाल के लिए आप इतना जानें कि क्लॉक स्पीड को आप ज़्यादातर प्रायोरिटी पे रखें कि आप एक हाई क्लॉक स्पीड को प्रेफर करें अपने बजट के अंदर, अपने लिमिटेड बजट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैश मेमोरी। मैंने आपको बताया अभी पहले कि कैश मेमोरी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोसेसर का, हमारी प्रोसेसर चिप का। तो दरअसल कैश मेमोरी होती क्या है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और हम क्यों मेमोरी की बात कर रहे हैं जब हम सीपीयू की बात कर रहे हैं या प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्यों बीच में लेके आए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि it is a small amount of memory built into the processor that consists of data stored in main memory। देखिए मेन मेमोरी मतलब रैम, हम रैम को टारगेट कर रहे हैं, हम रैम की बात कर रहे हैं फिलहाल। एक एक फ्लो है कि डेटा सबसे पहले आपका सेकेंडरी हार्ड ड्राइव से उठकर मेन मेमोरी में आता है, रैम के अंदर आता है, और फिर रैम से डेटा जो है सीपीयू को प्रोवाइड किया जाता है। इसी चैनल से, इसी फ्लो से हम हमेशा, हमारा सीपीयू, हमारा सिस्टम काम करता है और आपके प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन रैम की जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसफ़र करने की या डेटा मैनेज करने की, वो एक सीपीयू के कंपैरिजन में, एक प्रोसेसर के कंपैरिजन में बहुत स्लो होती है। इसलिए सीपीयू ज़्यादातर ज़्यादा वक्त आइडियल बैठा रहता है। आइडियल मतलब खाली बैठा रहता है और वो काम नहीं करता। जिस टाइम काम कर रहा है वो उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहा है आपके प्रोसेस को। तो हमारा जो मेजर टास्क है, अगर हम ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रैम से कॉपी होकर प्रोवाइड किया जाए, सीपीयू को ट्रांसफ़र किया जाए। जितनी तेज़ी से डेटा रैम से सीपीयू की तरफ जाएगा, उतनी तेज़ी से आपका सिस्टम काम करेगा और आपको अपनी स्पीड में फ़र्क नज़र आएगा।
लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट के अंदर अभी रैम की क्लॉक है, वो सीपीयू की क्लॉक से बहुत कम है। तो इस क्लॉक का जो डिफरेंस है, यानी कि रैम की स्पीड जो स्लो है और सीपीयू की स्पीड जो बहुत फास्ट है, इसके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है और हमारे इस डिफरेंस की वजह से जो सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है, हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम एक कैश मेमोरी इंसर्ट करते हैं सीपीयू और रैम के बीच में। दरअसल एक कैश मेमोरी जो है दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करती है। ये रैम से कंटिन्यूटी में आपका राब्ता कायम करती है, उससे एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखती है और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उससे कॉपी करके सीपीयू को प्रोवाइड करती है। इसका काम है एक चैनल प्रोवाइड करना सीपीयू और रैम के बीच में। इस तरीके से एक एंड पे कंटिन्यूअसली आपकी कैश मेमोरी जो है रैम से कांटेक्ट बनाए हुए है और डेटा फेच कर रही है कंटिन्यूअसली और प्रोवाइड कर रही है किसको, सीपीयू को प्रोवाइड कर रही है। इस तरीके से सीपीयू मैक्सिमम टाइम पे आपका टास्क एग्जीक्यूट कर सकता है, बशर्ते उसको कंटिन्यूटी के अंदर डेटा अवेलेबल हो जिससे उसे एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये जो डेटा अवेलेबल करवाने का काम है रैम से सीपीयू के बीच में, ये कैश मेमोरी कर रही है। आई होप कि आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या कैश का इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो बीच में इनकी स्पीड को जो कॉम्पनसेट कर रही है उसका रीज़न ये है कि ये एक हाई स्पीड मेमोरी होती है। इसकी स्पीड ऑलमोस्ट सीपीयू के बराबर होती है। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा सीपीयू के बराबर बिल्कुल होती है, इक्वल होती है, नहीं, थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू रैम बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट इज़ नॉट ईज़िली अवेलेबल इन गुड अमाउंट ऑफ मेमोरी। हमारे पास इसे नहीं मिल पाता, हमें बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ये अवेलेबल होती है। तो मार्केट के अंदर कहीं ये 256 केबी भी होती है किसी सीपीयू के साथ, कहीं 1 एमबी भी होती है, कई सीपीयू के अंदर ये 512 केबी भी होती है। आप अंदाज़ा लगाइए, रैम तो आपके पास 4 जीबी भी होती है, 8 जीबी भी होती है, लेकिन कैश मेमोरी केबी के अंदर ये सिर्फ 1 एमबी या 2 एमबी या 3 एमबी के अंदर अवेलेबल हो रही है आपको। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महंगी होगी। मोर द कैश द फास्टर इज योर प्रोसेसर, या फास्टर इज योर प्रोसेसिंग बेसिकली। जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी आपके सीपीयू के पास है, हम ये मान के चलते हैं कि उतना ही ज़्यादा आपका सिस्टम फास्ट एग्जीक्यूट करेगा या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब भी आप सीपीयू परचेज करने जाते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस बात का भी ख्याल रखें, इस बात को भी एनालाइज करें कि उस प्रोसेसर के अंदर कैश मेमोरी कितनी है। हम आगे देखेंगे कि कौन सा सीपीयू i3 में कैश कितनी होती है, i5 में कितनी होती है, i7 में कैश कितनी होती है। बट हाल फिलहाल अभी हम नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर आपका है टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, डेफिनेशन में क्या लिखा है, टर्बो बूस्ट फीचर्स डायनेमिकली इंक्रीजेस द क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू व्हेन मोर पावर इज रिक्वायर्ड। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा स्पीड या ज़्यादा प्रोसेसर की डिमांड होती है और वहाँ पर हमें बहुत फास्ट काम करना होता है। जैसे कि आप कभी कोई डीवीडी या सीडी राइट कर रहे हैं, या आप कोई वीडियो एडिटिंग का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई कंप्रेशन कर रहे हैं किसी डेटा का। तो ऐसी जगह पर क्या होता है कि हमें बहुत सारे थ्रेड्स चलाने पड़ते हैं, हमें बहुत सारे मल्टीपल टास्क एक साथ करने पड़ते हैं, तो जहाँ पर हमें ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है। यहाँ पर टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपको बता दूं कि कुछ सीपीयू के अंदर जो क्लॉक डिफाइन होती है ऑन पेपर, या जो आपको बताते हैं बॉक्स के ऊपर, उनकी उन सीपीयू की स्पीड उससे भी ज़्यादा परफॉर्म करने के लिए वो कैपेबल होते हैं। अगर किसी की स्पीड 3.2 गीगाहर्ट्ज़ है तो और उसमें टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी इनेबल है, तो इट मीन्स कि वो 3.2 की बजाय 3.4 भी अटेन कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा करा नहीं जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमने एक स्पीड सेट कर रखी है, नॉर्मली सीपीयू उस पे काम करता है। लेकिन जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है कि हमें उससे ज़्यादा स्पीड से काम करना है, तो वहाँ पर ओवरक्लॉकिंग हो जाती है और हम यहाँ पर सीपीयू जो है वो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन ये तभी है, इंटेल इंटेल ने इस फैसिलिटी को कुछ सीपीयू के साथ प्रोवाइड किया है, और ये तभी है जब क्या कहते हैं आपको इसकी नीड पड़ती है। देखिए, नॉर्मल जो भी आपका एग्जीक्यूशन है, जो भी आपकी क्लॉक है, वो एक टेम्परेचर पे काम करती है। आप ये मान के चलिए, जितना ज़्यादा आप हाई स्पीड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप लोड डाल रहे हैं, उतना सीपीयू तेज़ी से काम कर रहा है और उतनी हीट और भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, सिस्टम उतना हीट अप होगा। तो इसलिए टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का ये फीचर है कि जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है आपको हैवी टास्क की, हैवी वर्क करते हुए आपको हायर क्लॉक चाहिए, तो ये इसे इनेबल करवा के आपके सीपीयू की स्पीड को बढ़ा देता है।
और जब वो टास्क खत्म हो जाता है तो वापस सिस्टम अपनी नॉर्मल स्पीड पर आ जाता है। ऐसा डेस्कटॉप बेस्ड जो प्रोसेसर्स हैं उनमें i5 और i7 के अंदर ही टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी आती है, i3 में नहीं आती है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे ये काम करती है, लेकिन फिलहाल हम नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं एंड दैट इज नोन एज हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। अब हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी दरअसल एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सपोर्ट है दरअसल। देखिए मैंने आपको बताया कि सिंगल कोर जो है, अगर हमारे पास एक सीपीयू है तो हमारे मल्टीपल टास्क वो एक सीपीयू परफॉर्म करेगा एंड इट विल टेक टाइम। क्यों? क्योंकि वो सिंगल है तो वो एक साथ सारे काम नहीं कर सकता, वन बाय वन करेगा, तो ऑब्वियसली हमें कुछ वक्त लग जाएगा। अगर मैं उस एक कोर को हटा के, सिंगल सीपीयू को हटा के दो सीपीयू इंस्टॉल कर देता हूँ, तो वहां पर फिर जो मेरे टास्क पहले एक सीपीयू कर रहे थे, अब वो टास्क दो सीपीयू के बीच में बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं स्पीड क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है, एनहेंस हो जाती है। सिमिलरली मैं उसे क्वाड कोड कर दूं तो और भी ज़्यादा बेटर टास्क होगा। यहाँ पर हाइपर थ्रेडिंग का जो रोल है वो ये है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से अपेयर होती है कि आपके जो फिजिकल प्रोसेसर अवेलेबल हैं, अगर वो टू हैं, तो वो वर्चुअली क्या करता है, उसको डबल कर देता है। अगर कोई मेरे पास ड्यूल कोर सीपीयू है और उस पर हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी इनेबल है, और कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि डिमांड कर रहा है मल्टीटास्किंग की, मल्टी थ्रेडिंग की, जहाँ पर एक से ज़्यादा काम होने हैं एक साथ, तो वहाँ पर हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से शो करती है कि उसके पास दो की बजाय चार सीपीयू हैं और वो उनका इस्तेमाल कर सकती है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उन चार सीपीयू के बीच में टास्क को डिवाइड करता है और आपका टास्क जल्दी खत्म हो जाता है। हालांकि देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास फिजिकली दो सीपीयू हैं, लेकिन वर्चुअली या लॉजिकल दो सीपीयू और ऐड कर देती है हाइपर थ्रेडिंग, और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपीयर होता है कि नाउ आई हैव टू मोर सीपीयूज, हमारे पास दो और ज्यादा सीपीयू हैं, तो अब यहाँ पर दो की बजाय चार हो गए, तो वो टास्क को ज्यादा इजीली मैनेज कर पाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये i5 सीरीज में नहीं है डेस्कटॉप लेवल पे, ये सिर्फ i3 और i7 के अंदर ही एप्लीकेबल है, अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में। तो आप i3 i7 सीपीयू अगर परचेज करते हैं तो आप हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर सकते हैं। हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का, या हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ इस्तेमाल करता है, जहाँ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन होती है, जहाँ पर एक ही एप्लीकेशन के मल्टीपल पार्ट्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होने की कोशिश करते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट होने की कोशिश करते हैं, वहां पर हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी बहुत काम आती है। अब देखिए यहाँ पर एक कंपैरिजन चार्ट बनाया है मैंने। कंपैरिजन चार्ट हमारे पास डेस्कटॉप और लैपटॉप दो लेवल पे हमने फॉलोअप किया है, क्योंकि दोनों के ही प्रोसेसर्स में बहुत डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, टाइटल, कोर i3 i5 i7, मैंने तीनों प्रोसेसर्स पैरेलली बराबर में रखे हुए हैं। और हम कुछ पैरामीटर्स के यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा सीपीयू बेटर है, उसमें किसमें क्या कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से वो बेटर साबित हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला जो फीचर है वो है नंबर ऑफ कोर्स, यानी कि कितने सीपीयू आपके अवेलेबल हैं एक सिंगल चिप के ऊपर। तो कोर i3 की जो आपकी प्रोसेसर की चिप आती है उसके ऊपर दो कोर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इट मीन्स कि वी हैव टू सीपीयूज अवेलेबल विद अस एंड वी कैन एग्जीक्यूट आवर टास्क बिटवीन दीज टू सीपीयूज, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोर i5 के अंदर ये नंबर ऑफ कोर्स टू से बढ़कर फोर हो जाते हैं, चार हो जाते हैं। और कोर i7 में ये जो नंबर ऑफ कोर्स हैं ये फोर भी होते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कोर i7 सीरीज के अंदर 8 सीपीयू भी होते हैं, ऑक्टा कोर सीपीयू भी होते हैं, तो वहां पर चार की बजाय आपको 8 सीपीयू मिलेंगे, लेकिन वो काफी हाई एंड सीरीज होती है, इजीली अवेलेबल भी नहीं होती है और काफी कॉस्टली होती है। तो मार्केट में ज्यादातर जो आपको डेस्कटॉप के प्रोसेसर्स मिलेंगे i7 सीरीज में वो क्वाड कोर बेस्ड होंगे, उनके अंदर चार सीपीयू अवेलेबल होंगे एंड फोर सीपीयू आर मोर देन एनफ। कोई भी डेस्कटॉप लेवल का जो आप घर पे काम कर रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर पे, मैं नहीं समझता कि चार सीपीयू आपकी परफॉर्मेंस को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इजीली आप उनसे काम निकलवा सकते हैं और कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं बहुत फ्रीली, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। दूसरा जो फैक्टर है वो क्लॉक स्पीड का है, जो कि मैं पहले आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि मेरे पास क्लॉक स्पीड जितनी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, मैं मान के चलता हूँ कि उतना मेरा सिस्टम ज़्यादा कैपेबल होता है टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने रेंज डिफाइन करी है, देखिए कोर i3 के अंदर जो क्लॉक स्पीड है वो 3.4 गीगाहर्ट्ज से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। अब i3 के अंदर भी बहुत सारी जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो हर जनरेशन की खास बात क्या होती है कि क्लॉक स्पीड उसके अंदर इंप्रूव होती है। फिर कोर i5 के अंदर अगर आप क्लॉक स्पीड को देखेंगे तो स्टार्टिंग 2.4 गीगाहर्ट्ज से होती है और 3.8 गीगाहर्ट्ज तक जाती है।
तो इसके बाद i7 देखेंगे तो यहाँ 2.9 गीगाहर्ट्ज से 4.2 गीगाहर्ट्ज तक की आपको क्लॉक स्पीड i7 सीरीज के अंदर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट फैक्टर जो आपका है, पैरामीटर जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो हाइपर थ्रेडिंग है, जो अभी हम हाल ही में डिस्कस करके आए हैं। मैं आपको बता दूं कि हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी को आप डेस्कटॉप बेस्ड प्रोसेसर्स में i3 के अंदर एंजॉय नहीं कर सकते। हमें i3 सीरीज में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। i5 के अंदर हमारे पास ये अवेलेबल होती है और i7 के अंदर भी हम हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्बो बूस्ट हमारा नया नेक्स्ट पैरामीटर है और हम इसे भी हाल ही में डिस्कस कराए हैं किस तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। तो यस, इट इज़ अवेलेबल इन i3 एंड ऑल्सो इन i7, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन i5। आप टर्बो बूस्ट का फीचर i5 के अंदर एंजॉय नहीं कर सकते, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने इसे इनेबल नहीं किया उसके अंदर। पांचों फैक्टर आपका कैश मेमोरी है, लास्ट फैक्टर। और कैश मेमोरी यूजुअली आपको जो अवेलेबल होती है वो i3 प्रोसेसर्स के अंदर, जो अभी लेटेस्ट सीरीज आ रही है हमारे पास 7 सीरीज 6 सीरीज 7 सीरीज के अंदर, वहाँ 3 MB से लेके 4 MB तक की आपको कैश मेमोरी लगेगी। 3 MB से लेके 4 MB तक आपको i3 कैश मेमोरी अवेलेबल करवाता है। यही कैपेसिटी जो है इम्प्रूव हो जाती है i5 के केस में, और यहाँ पर आपको 6 MB तक की कैश मेमोरी मिलती है। और उसके बाद i7 में ये लिमिट और भी एक्सटेंड हो जाती है और यहाँ पर हमें 8 MB की कैश कैश मेमोरी जो है वो अवेलेबल होती है। तो देखिए, डेस्कटॉप एडिशन के अंदर जो आपने चार्ट देखा, मैंने जो भी पैरामीटर्स यहाँ 5 डिफाइन किए, ये पांचों पैरामीटर आपके प्रोसेसर्स को डिफरेंशिएट करते हैं परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितने ज़्यादा कोर होंगे उतना ज़्यादा फास्ट काम होगा, जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतनी तेज़ी से आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट होगा। हाइपर थ्रेडिंग का बेनिफिट यूज़ करके आप परफॉर्मेंस को गेन कर सकते हैं। टर्बो बूस्ट का इस्तेमाल करके आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी उतना ज़्यादा आपका सिस्टम जो है वो डेटा रैम से उठाकर सीपीयू को प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादा कैश मेमोरी का मतलब ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन। तो ये जो चार्ट था ये डेस्कटॉप एडिशंस के लिए था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी इंटेल के कोर i3 i4 और i7 के प्रोसेसर्स हैं वो डेस्कटॉप और लैपटॉप सीरीज़ के बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट कैसे हैं, या अब हम लैपटॉप सीरीज़ के डिफरेंट कैसे हैं ये हम आगे देखते हैं। हमने सेम पैरामीटर को लैपटॉप एडिशन पे जाके कॉन्फ़िगर किया और वहाँ पे हमने मैनेज टेबल में दिखाया है कैसे डिफरेंट है। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट पीपीटी के अंदर आप देख रहे हैं कि कंपैरिजन चार्ट हमारे पास लैपटॉप एडिशन का आ गया है यहाँ पर, और वही सारे पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ कोर्स, क्लॉक स्पीड, हाइपर थ्रेडिंग, टर्बो बूस्ट और कैश मेमोरी। लेकिन यहाँ पर अब फिगर्स के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे पास यहाँ पे। जैसे कि आप देखिए कि नंबर ऑफ कोर्स i3 के अंदर जैसे कि डेस्कटॉप में हमारे पास 2 थे, यहाँ पर भी 2 हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्लॉक के अंदर हमारे पास डिफरेंस आया था कि यहाँ पे 1.0 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.5 गीगाहर्ट्ज तक ही हमें क्लॉक अवेलेबल होती है। दूसरे एंड पे आप देखेंगे कि कोर i5 के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 सीपीयू दिखा रहा है, जबकि अगर आप पीछे वाली स्लाइड में देखते हैं तो हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर ये जो है डेस्कटॉप एडिशन में हमारे पास ये 4 सीपीयू दिखा रहा था। तो ये एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस देखिए यहाँ पर निकल के आया। लैपटॉप एडिशन में i5 में आपको 2 सीपीयू भी मिलेंगे, जबकि डेस्कटॉप के अंदर वो 4 सीपीयू हमें मिलते हैं। i7 के अंदर हमारे पास कुछ मॉडल्स आते हैं, कुछ जहाँ पर हमें 2 सीपीयू भी अवेलेबल हैं और हमारे पास 4 सीपीयू भी अवेलेबल होते हैं। 2 और 4 दोनों ही आपको मिलेंगे, लेकिन ये i7 की सीरीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीरीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कौन सी जनरेशन परचेज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो क्लॉक स्पीड में आप डिफरेंशिएट देख सकते हैं डेस्कटॉप कंपैरिजन में कि i3 के अंदर 1.0 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 3.5 गीगाहर्ट्ज़ तक की रेंज है, i5 के अंदर 1.2 से स्टार्टिंग है और 3.6 तक जा सकते हैं हम, और i7 के अंदर 1.3 से 3.5 गीगाहर्ट्ज़ तक की क्लॉक हमें अवेलेबल होती है लैपटॉप एडिशन में। हाइपर थ्रेडिंग जो है वो i3 के अंदर अवेलेबल है, जबकि अगर आप पीछे देखते डेस्कटॉप एडिशन के अंदर तो हाइपर थ्रेडिंग कोर i3 के अंदर अवेलेबल हमारे पास नहीं था, यहाँ पर नो लिखा हुआ। लेकिन जैसे आप इसे लैपटॉप एडिशन में देखते हैं तो इन्होंने यहाँ पे हमें एक फैसिलिटी अवेलेबल करवाई कि आप i3 के अंदर हाइपर थ्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं लैपटॉप एडिशन के अंदर। i5 के अंदर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ड्यूअल कोर चिप्स पे एप्लीकेबल है, और i7 के अंदर भी हाइपर थ्रेडिंग मोबाइल या लैपटॉप एडिशन के अंदर अवेलेबल हमारे पास है। टर्बो बूस्ट जो कि आपका कोर i3 में सारे प्रोसेसर्स के अंदर हमें अवेलेबल हुआ करती थी, वो यहाँ पर अगर जब हम बात करते हैं लैपटॉप एडिशन की तो यहाँ पर सिर्फ वाई सीरीज के अंदर ही हमें टर्बो बूस्ट का फीचर एंजॉय करने के लिए दिया गया है। i5 और i7 में आपको हर सीरीज में मिलेगा।
कैश मेमोरी हमारे पास i3 में यहाँ पर लैपटॉप के जो भी एडिशंस हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ी सी इम्प्रूवड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 से 4 MB हमें i3 में मिल रहा है, 3 से 6 MB हमें Core i5 में मिल रहा है, और i7 के अंदर ये रेंज 4 to 8 MB के अंदर अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे अब जो पैरामीटर अभी तक हमने डिस्कस किए, तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको वाइंड अप करना चाहूँगा कि जब भी आप सीपीयू परचेज़ कर रहे हैं तो पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर अब आप नॉर्मल इंटरनेट सर्फिंग के लिए और नॉर्मल सॉन्ग्स या घर के या जो भी आपके पर्सनल टास्क होते हैं छोटे मोटे ऑफिस के रिलेटेड, तो उनके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप i3 को प्रेफर करें। i3 सीपीयू से आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा, और i3 इज़ नॉट मच एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू i5 एंड i7, वो बहुत सस्ता है। तो आपके लिए एक अच्छे बजट में i3 एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल से उठकर थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं और वहाँ पर आपका टास्क ज़्यादा हैवी है थोड़ा, जैसे कि आप गेमिंग को प्रायोरिटी देते हैं, आप गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास थोड़ी-सी कंप्यूटेशन जो है वो लैपटॉप की या हमारे डेस्कटॉप की बेटर होनी चाहिए। तो देयर आई विल प्रेफ़र, मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप i5, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप i5 लीजिए वहाँ पर। i5 आपको बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, आइदर इन लैपटॉप और इन डेस्कटॉप एडिशन, आप दोनों के अंदर भी जाएँगे तो आपको कोर i5 बेटर ऑप्शन है वहाँ पर। नेक्स्ट आपका i7 है। i7 हम कब खरीदें? हम क्यों i7 खरीदें? सवाल ये है। और मैं बता दूं कि i7 i3 और i5 के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगा है, कॉस्ट ज़्यादा है उसकी मार्केट के अंदर। तो जितने भी Core i7 इनेबल्ड लैपटॉप्स और डेस्कटॉप होते हैं उनकी कॉस्ट Core i3 i5 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो i7 का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा हैवी टास्क एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, खासकर जहाँ कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो है वो मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में काम करना चाहती है, जैसे कि हैवी गेम्स भी इस कैटेगरी में आती हैं। वीडियो एडिटिंग आपको करनी होती है, जो डिज़ाइनर्स काम करते हैं, जो जो वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं अक्सर, तो उनको बल्कि सिस्टम चाहिए होते हैं जहाँ पर अच्छे अमाउंट का रैम भी आपको चाहिए होती है, आपको अच्छा सीपीयू चाहिए होता है, तो दे पीपल यूज टू गो विद i7। तो वहाँ पर i7 परचेज करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा सीपीयू होते हैं, अच्छी क्लॉक होती है, सारी आपके पास बहुत ज़्यादा कैश मेमोरी होती है, तो आपका टास्क ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर से थोड़ा आइडिया मिला होगा कि मार्केट में जब हम कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करने जाते हैं तो उसके अंदर जो हम सीपीयू चूज करेंगे वो हमारे पास i3, i4 और i7 तीन कैटेगरी के अंदर से आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा चूज करना है, आपको आइडिया मोस्ट प्रोबेबली इस प्रेजेंटेशन के बाद लग गया होगा। लैपटॉप्स कैटेगरी के अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी लैपटॉप परचेज कर रहे हैं वो लैपटॉप आपके बजट में हो, और जो भी आपका टास्क है वो टास्क आप देख के उसे चूज़ करिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से मार्केट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अपनी क्लॉक्स और आर्किटेक्चर को बदल देती है। कहीं ना कहीं क्लॉक इम्प्रूव हो जाती है और बहुत जल्दी नए सीरीज़ के सीपीयू मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, और उनके कोर्स भी अब इम्प्रूवमेंट होने लगे हैं। हालांकि लैपटॉप और डेस्कटॉप एडिशन से ज़्यादा जो तरक्की करी है, जो भी सक्सेस मिली है, वो मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल की कैटेगरी में ज़्यादा काम हो रहा है आज के टाइम पे। आप नॉर्मली ज़्यादातर कंपनीज को देखेंगे मोबाइल के अंदर वो आपको ऑक्टा कोर सीपीयू प्रोवाइड कराती हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो भी लैपटॉप बेस्ड एडिशन के अंदर जो इतना डिफरेंस है डेस्कटॉप से, वो इसलिए है क्योंकि आपके लैपटॉप एडिशन में जो भी सीपीयू एंगेज हैं उनके पास एक लिमिटेशन है कि वो सब के सब आपके बैटरी पे ऑपरेट होते हैं, और बैटरी जहाँ पे एक फैक्टर बन जाती है वहाँ पर हम ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ओवरहीट भी नहीं करना अपने सीपीयू को। दूसरी बात, हमारे पास अगर हमारा चिप या हमारी सीपीयू जो है ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी तो आपका बैकअप डाउन हो जाएगा, और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बैकअप को अटेन कर पाएँ ताकि हम उस पे ज़्यादा लंबे अरसे तक काम कर सकें। डेस्कटॉप में ये लिमिटेशन हमारे पास नहीं होती है। ये भी एक रीज़न है कि हम क्यों डेस्कटॉप के अंदर ज़्यादा बेटर क्लॉक एन्जॉय कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस हमें मिल पाती है। लैपटॉप कहीं न कहीं जो हैं, वो थोड़े से इस मामले में डेस्कटॉप से पीछे हैं। हालाँकि लैपटॉप का हार्डवेयर बहुत एक्सेलरेटेड होता है, लेकिन अगर आप परफ़ॉर्मेंस को कंपैरिज़न करेंगे कहीं न कहीं हायर एंड पे, तो आप देखेंगे कि आपको डेस्कटॉप की परफ़ॉर्मेंस लैपटॉप की परफ़ॉर्मेंस से फ़ार बेटर नज़र आएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। हम आपके लिए और भी नए लेक्चर्स लेके आएंगे जहाँ पर हम आपको और नया टेक्निकल स्टफ डिफाइन करेंगे रिलेटेड टू लैपटॉप और टेक्निकल फील्ड।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा पेज सब्सक्राइब कीजिए मैमर थिंकर्स का, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।